हेलो फ्रेंड्स, त्रिपाठी कॉमर्स क्लासेज में आज सभी का स्वागत है। विगत कई दिनों से हम वीडियो बना नहीं पाए थे, कुछ पर्सनल रीज़न था, तो फिलहाल वो कोई बात नहीं है। जहाँ तक मैं पढ़ाया था उसके जस्ट बाद मैं आज पुनः शुरू कर रहा हूँ। गत वीडियो में हमने अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड लिमिटेशन के बारे में हमने चर्चा किया था, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हमने आप सभी लोगों को बतलाया था, कन्वेंशन के बारे में भी बतलाया था, पर लिमिटेशन के बारे में हम नहीं बता पाए थे। टाइम ज़्यादा हो गया था, वीडियो लंबा हो रहा था, तो मैंने खुद ही बोला था कि वीडियो मैं छोटा करूँगा। उस वे में मैंने छोड़ दिया था और उसके बाद कुछ लगभग 15-20 दिनों तक मैं ऑनलाइन नहीं हो पाया। तो आज हम लिमिटेशन ऑफ अकाउंटेंसी आप लोगों को बतलाएंगे, इसी पर चर्चा होगी। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटेंसी, सबसे पहले समझिए लिमिटेशन कहते किसको है। लिमिटेशन का मतलब ये होता है, हिंदी में कहा जाए तो दोष, परंतु वास्तव में लिमिटेशन का ये मतलब है एक निश्चित सीमा जिसके बाहर वो आप नहीं जा सकते। आपको एक निश्चित सीमाओं में बांध दिया जाए तो उसके परितः आप नहीं जा सकते, वही आपकी लिमिटेशन है। तो ठीक इसी प्रकार से अकाउंटेंसी की भी कुछ लिमिटेशन है, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि अकाउंटेंसी से सब कुछ पाया जा सकता है, यानी सारे अकाउंटिंग का काम हम कर लें या जो कुछ भी हम अकाउंटिंग में अपने ला रहे हैं वो परफेक्ट हो, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशन हैं, यानी कुछ इसके सीमाएं हैं जहाँ पर इसको बांध दिया गया है, उससे आगे ये काम नहीं कर सकता। तो इसी को हम बोलेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटेंसी। इसमें कुछ पॉइंट हैं, वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए वीडियो धुंधला आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, उतना धुंधला नहीं है और चलेगा। आप मेरी बात को समझ सकते हैं और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि दिखाई तो पड़ ही रहा है। तो उसमें हम आपको बतलाएंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटेंसी में पहला पॉइंट है विभिन्न अवधारणाओं तथा परंपराओं पर आधारित, यानी कि बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। पहला है आपका बेस्ड ऑन डिफरेंट कन्वेंशंस एंड concepts and convention। राइटिंग थोड़ा बहुत बेहतर नहीं बनती है, तो कोई बात नहीं है, समझ तो सकते हैं। मैंने लिखा बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, यानी कि अकाउंटेंसी हमारा जो है ये विभिन्न अवधारणाओं पर आधारित है। ये बताइए कोई भी नियम, कोई भी रूल रेगुलेशन एक से अधिक अवधारणाओं पर आधारित है तो 100% सही कैसे हो सकता है? निश्चित तौर पर वो 100% परफेक्ट नहीं है, क्योंकि एक से अधिक अवधारणाएं इसमें लागू है। हमने खुद ही आपको पढ़ाया था, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में बहुत सारे इसके कंसेप्ट हैं और कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग में बहुत सारी इसकी अवधारणाएं हैं, गोइंग कंसर्न, बिजनेस एंटिटी और बहुत सारे हैं। मैंने पढ़ाया, अपने वीडियो आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक से अधिक अवधारणाएं हैं जिसको हम इसमें फॉलो करते हैं तो ये अपने आप में परफेक्ट नहीं है। यह इसका एक लिमिटेशन है, यह इसका एक लिमिटेशन है कि हम इसको एक से अधिक अवधारणाओं पर या एक से अधिक कंसेप्ट पर लेकर चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी कि अवधारणा एक से अधिक हम यूज करते हैं, कंसेप्ट एक से अधिक यूज हम करते हैं, इसलिए यह इसका एक दोष है, यह इसका एक दोष है।
दूसरा है सिद्धांतों तथा अवधारणाओं की पूर्ण सूची का अभाव, यानी ऑप्शंस ऑफ कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट। ऑप्शंस ऑफ कंप्लीट लिस्ट, ऑप्शंस ऑफ कंप्लीट लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट, ऑप्शंस ऑफ कंप्लीट लिस्ट of principle and concepts, of principle and concept। हमने आपको बताया ऑप्शंस ऑफ कंप्लीट लिस्ट एंड प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूर्ण सूची का अभाव है, सिद्धांतों तथा अवधारणाओं की पूर्ण सूची का अभाव है। यानी कि हम नहीं कह सकते कि इतने ही प्रिंसिपल हैं, इतने ही कॉन्सेप्ट हैं, ये कन्फर्म हम नहीं हैं। आप खुद उठा करके 4 ठो किताब पढ़िएगा, किसी में 5 अवधारणाएं दिया है, किसी में 8 दिया है, किसी में 11 दिया है, किसी में मान्यताएं 4 दिया है, किसी में कहता है मान्यताएं अवधारणाएं एक ही है, किसी में अलग अलग उसमें डिफरेंस कर दिया है। मेरा मतलब ये हुआ कि कंप्लीट कोई फिक्स सूची नहीं है कि जिसके आधार पर हम कह सकें कि इतने ही नंबर ऑफ लिस्ट है, यानी कि इस सूची में नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट इतने ही हैं या नंबर ऑफ प्रिंसिपल इतने ही हैं, इसी आधार पर हमको चलना है। तो यह इसका एक दोष है, क्योंकि यदि फिक्स नहीं है तो निश्चित तौर पर इसमें इलास्टिसिटी है, इसे घटाया और बढ़ाया जा सकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो इसलिए ये भी इसका एक दोष है कि इसके जो प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या बोलते हैं, ऑप्शंस ऑफ कंप्लीट लिस्ट में आते हैं, यानी कि पूर्ण सूची का अभाव है। इनके पास जो लिस्ट है, जो सूची है, वो परफेक्ट नहीं है, फिक्स नहीं है, उसमें इलास्टिसिटी है। तो यह इसका एक दोष है। तीसरे नंबर पर हम आएंगे, तीसरा बोलते हैं ऐतिहासिक लागत पर आधारित, यानी कि बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कास्ट। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कास्ट। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हिस्टोरिकल कास्ट कहते किसमें है। ज़्यादातर बच्चे हिस्टोरिकल कास्ट, हिस्टोरिकल कास्ट, हिस्टोरिकल कास्ट याद तो किए रहते हैं, पर वास्तविकता वो जानते ही नहीं है कि हिस्टोरिकल कास्ट कहते किसके हैं। तो देखा जाए तो हिस्टोरिकल कास्ट का मतलब होता है कुल लागत। हिस्टोरिकल कास्ट का मतलब होता है कुल लागत, ऐसे समझ लीजिए। हाँ, दूसरी बात, केवल कुल लागत वही नहीं, कुल लागत एट प्लस, ऐसे समझिएगा, टोटल कास्ट एट प्लस। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए इस कलम को बनाने का खर्चा पड़ा होगा 40 रुपये, मान लीजिए, पड़ा नहीं होगा, चलो पड़ा होगा, मान लीजिए कि 40 रुपये इस कलम को बनाने का खर्चा आया होगा। इसके पैकिंग का खर्चा आया होगा 2 रुपये, और उसके बाद बिकने के लिए तैयार हो गई। तो टोटल कास्ट इसका जो है उस जगह पर इसका ये हिस्टोरिकल कास्ट जो कहा जाएगा वो कितना कहा जाएगा, 50 रुपये का। तो यही होता है हिस्टोरिकल कास्ट। अब भी बताइए, तो अकाउंटेंसी जो भी अकाउंटिंग काम करते हैं, ये बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कास्ट, यानी कि हम ऐतिहासिक लागत पर ही इसको आधारित मानते हैं। ये बताइए, क्या ऐतिहासिक लागत में परिवर्तन नहीं होता है? ये कलम मान लीजिए बम्बई में बनी हुई है, तो उसकी कीमत वहाँ पर 50 रुपया हो सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ तक आने में इसका 50 रुपये कास्ट हो सकता है 2 रुपये बढ़ गया हो। मुंबई के आसपास के जो छोटे मोटे सिटी या गांव शहर होंगे जो भी, वहाँ इसका कास्ट कम हुआ होगा। हम वहाँ से 900 किलोमीटर दूर पर है, तो हमारे पास इसकी कास्ट कुछ और होगी, हमारे बाद कोई होगा तो उसकी कास्ट कुछ और हो जाएगी। मेरा मतलब यह है कि हिस्टोरिकल कास्ट पर अकाउंटिंग करना सही नहीं है। हिस्टोरिकल कास्ट पर अकाउंटिंग करना सही नहीं है, क्योंकि विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न जगहों पर, विभिन्न बाजारों में वस्तु को जब हम भेजते हैं तो उसके हिस्टोरिकल कास्ट यानी उसके जो लागत होते हैं उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो केवल हिस्टोरिकल कास्ट पर अकाउंटिंग करना सही नहीं है, यह इसका एक दोष है। बात समझ आ गई? अगला है व्यक्तिगत निर्णयों पर आधारित। चौथा नंबर है पर्सनल डिसीजन, बेस्ड ऑन पर्सनल डिसीजन।
पर्सनल। तो मैंने बताया बेस्ड ऑन पर्सनल डिसीजन। ये क्या है? मान लीजिए हमें मानते हैं कि मिस्टर एक्स बहुत अच्छे आदमी हैं। मेरे दिमाग में बात बैठी हुई है कि मिस्टर एक्स बहुत अच्छे आदमी हैं, तो वह कोई गलत काम भी करके आएंगे तो हम उन्हें बुरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। इसी को पूर्वाग्रह बोलते हैं। पूर्वाग्रह इसी को बोलते हैं, हिंदी में जानते होंगे। यदि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, तो आप कितना भी खराब करके आएंगे तो हमें मानेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में बात भर चुकी है कि आप अच्छे हैं। इसी प्रकार से यदि आप बुरे हैं तो आप कितना भी बढ़िया काम करके आएंगे हम आपको नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में तो बैठा हुआ है कि आप बुरे हैं, तो हम आपको बुरे ही मानेंगे। यही चीज़ होता है हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में यहाँ पर, क्योंकि हम मशीन से तो अकाउंटिंग करते नहीं, अकाउंटिंग करने वाला कोई व्यक्ति होता है। ठीक है, आज कंप्यूटर का ज़माना है, लेकिन कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो इनपुट डालना होता है, बाद में आउटपुट देता है। तो मान लीजिए कोई अकाउंटेंट ये अपने दिमाग में बैठा लिया कि फला फर्म बहुत अच्छी है, तो उस फला फर्म के इसको ये अच्छा मानेगा, उसी के बिहाफ पर ये काम करेगा। यानी कि उसके गलत माल को भी सही मान करके उसमें पोस्ट करेगा। बार बार गलत माल भेजने के बाद भी उसी को ऑर्डर करवाएगा, उसके छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करेगा। ये सब ऑटोमेटिक होता है, करेगा नहीं, और होता है। बिजनेस में भी ये होता है। अक्सर देखते होंगे सरकारी कंपनियां बहुत सारे कभी कभी घाटा हो जाती हैं, तो उसका रीज़न होता है कि वो किसी एक ही फर्म को बारंबार जो है ठेका देते जाते हैं, बारंबार उसको ऑर्डर करते जाते हैं, कंपनियां घाटे में चली जाती हैं। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि पर्सनल डिसीजन पर ये आधारित होता है। हमारा अकाउंटेंसी जो होता है, जो भी हमारा लेखापालक है, यदि वो संस्था के वे में काम नहीं कर रहा है, अपने पर्सनल डिसीजन का उपयोग करेगा तो बहुत सही नहीं करेगा। तो ऑटोमेटिक होता ही है, ये नई बात नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि व्यक्ति तो व्यक्ति है और कहीं कहीं से प्रभावित होता है। तो यह इसका एक ऐसा पॉइंट है जो कभी दूर भी नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि इसको आप हटा सकते हैं, ये दूर नहीं किया जा सकता। हम ऐसा नहीं करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे बाद वाला नहीं करेगा। हम तो अजर अमर है नहीं कि हमेशा ही करेंगे, कोई भी नहीं है। एक आदमी एक निश्चित समय तक ही काम करेगा, उसके बाद कोई आएगा। और हर व्यक्ति कहीं न कहीं से भावनाओं में प्रभावित होता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो पर्सनल डिसीजन पर आधारित होता है, तो इसलिए सही नहीं है, दूर भी नहीं किया सकता इसको। अगला है गुणात्मक सूचनाओं का अभाव, पांचवा है, पांचवा पॉइंट है ऑप्शंस ऑफ क्वालिटी इंफॉर्मेशन। ऑप्शंस ऑफ क्वालिटी, ऑप्शंस ऑफ क्वालिटी इंफॉर्मेशन। हमने बताया ऑप्शंस ऑफ क्वालिटी इंफॉर्मेशन, यानी कि गुणात्मक सूचनाओं का अभाव। गुणात्मक सूचनाओं का अभाव। अभी बताइए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में हम पढ़ा ही रहे थे आप लोगों को, एक सेकेंड, हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे। तो मैं उस क्रम में आपको बताया था कि आलू बहुत बढ़िया मार्केट में बिक रहा है, इसका लेखा नहीं होगा। आलू 4 रुपये किलो बिक रहा है, इसका लेखा होगा। 40 रुपये किलो बिक रहा है, इसका लेखा होगा। हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, इसका लेखा नहीं होगा। अरे कोई जरूरी नहीं है, मैं उदाहरण में दे रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा। मैं उदाहरण दिया हूँ कि यदि मैं बहुत बेहतर पढ़ा रहा हूँ तो इसका लेखा नहीं होगा। हाँ, एक लेक्चर का कितना पैसा हम लेते हैं उसका लेखा होता है, तो ये सही थोड़ी है। यद्यप मेरी काउंटिंग में शामिल है और हम इसमें बदलाव कर नहीं सकते, ये जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ तो बदलाव हो जाएगा। बदलाव आप भी नहीं करेंगे, बदलाव हम भी नहीं करेंगे, पर ये है।
और इससे परफेक्ट फिगर नहीं लाई जा सकती। इससे परफेक्ट फिगर नहीं लाई जा सकती क्योंकि हम क्वालिटी इंफॉर्मेशन को लॉक करते हैं, उसको ऑप्शंस करते हैं, उसको हटाते हैं। कोई वस्तु मार्केट में बहुत बढ़िया है, उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, इस चीज को हम अपने अकाउंटिंग में नहीं रखते हैं। हाँ, वो कितने में है, उसे प्राप्त करने में कितना पैसा देना होगा, इसका हम लिखा करते हैं, तो करते ही रहे, परंतु इसका लिमिटेशन है, इसका दोष है। अब नहीं करें कि हम आप कहीं दूर कहाँ कर पाएंगे आप। उसके लिए तो आपको एक अवधारणा लॉन्च करनी होगी, वो भी सर्वमान्यता प्रदान करनी होगी, तो वो संभव अभी फिलहाल नहीं है। तो इसलिए बस ये मानिए कि एक लिमिटेशन है। 6वें नंबर करते हैं। 6वां ये बोलता है झूठे दिखावों से प्रभावित, सफर फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग। suffers from window dressing। अब ये विंडो ड्रेसिंग क्या है, मैं एक बार चर्चा किया था अपने, हमारे सभी वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया था। नाम से स्पष्ट है, ड्रेसिंग माने क्या, बेहतर। विंडो ड्रेसिंग, खिड़की को ढंग से ड्रेसिंग कर दीजिए, सजा दीजिए। ये बताइए, खिड़की को बेहतर ढंग से सजा देंगे तो अगला कोई भी आएगा जाएगा, उसका ध्यान ऑटोमेटिक खिड़की पर पड़ेगा। मेन बात यही है, उसी चीज को आप बिजनेस में लेंगे तो सभी कंपनियां अपने अकाउंटिंग में ध्यान देंगे। मैं दुकान की ड्रेसिंग की बात नहीं कर रहा हूं, कंपनी के बाहर के साज सज्जा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके अकाउंटिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूं। तो सभी कंपनियां ये प्रयास करती हैं कि दूसरे के देखने में ऐसा लगे कि हमारी कंपनी बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है, यानी कि उनकी कंपनी घाटे में होगी तब भी, घाटे में कंपनी होगी तब भी वो घाटा को दिखाना नहीं चाहेंगे, तो क्या करेंगे। अब घाटा को दिखाना नहीं चाहेंगे तो जानते हैं क्या करेंगे, वो अपने आयगत खर्चों को, अकाउंटिंग के आदमी होंगे तो जानते होंगे, अपने आयगत खर्चों को वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालना शुरू कर देंगे। यानी वो मानेंगे ही नहीं कि मेरा खर्चा है कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। जो कुछ रियल लॉसेज हैं उनको कंटीजेंसी लॉसेज में डालेंगे। यानी कि वो यह प्रयास करेंगे कि हम बहुत बेहतर हैं, ताकि लोगों के सामने हम अपने आप को बेहतर प्रदर्शित कर सकें, ये लगे कि हम घाटे में नहीं है, हमारा परफॉर्मेंस बढ़िया है, हमारे शेयर होल्डर्स खुश हैं हमसे, हम उनको जो है डिविडेंड देने में हम परफेक्ट हैं, हम दे सकते हैं, हम कर सकते हैं, हमारा मार्केट में पकड़ बेहतर है, मैक्सिमम एरिया ऑफ मार्केट हम कैप्चर किए हुए हैं। ये सब चीज़ें हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो वो अकाउंटिंग में, क्योंकि अभी तो मैं हिसाब से देखा जाए तो मैं फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहा हूँ, तो अभी सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, पर यदि मेरा वीडियो इंटर जैसे लोग, इंटर या उसके बाद के लोग देख रहे होंगे तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हम अपने बैलेंस शीट को सजाते हैं, चाहे तो सजा सकते हैं, चाहे तो अपने बैलेंस शीट को हम सजा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हम, हमारा घाटा होने के बावजूद भी हम उसको लाभ दिखला सकते हैं, खराब पोजीशन को भी हम बेहतर पोजीशन कर सकते हैं, और करते हैं। सभी कंपनियां ये प्रयास करती हैं कि मेरा परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। तो इसी को हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। मैं बता रहा हूं क्योंकि अभी जन्म भर तो फर्स्ट ईयर में आप रहेंगे नहीं, आगे भी पढ़ेंगे जाएंगे। जब आप कभी पीसीएस में बैठेंगे या यूपी टीजीटी पीजीटी या किसी भी स्टेट का देंगे तो उसमें ये सब चीज़ें मेनली पूछा जाता है कि विंडो ड्रेसिंग का आपका क्या मतलब है, तो वो आपको याद रहना चाहिए वहाँ पर भी। तो सभी कंपनियां ये प्रयास करती हैं कि हम बहुत बेहतर हैं, लोगों को सामने दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ इसका लिमिटेशन है, यह इसका एक लिमिटेशन है, इसका दोष है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। और एक बात और मैं बताऊंगा, यहाँ पर बताना उचित नहीं था पर मैं बता दे रहा हूँ, अक्सर प्रश्न में इंटरव्यू तो नहीं पूछेगा, उसके बाद कब आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो पूछेगा।
कि किस कंसेप्ट के अंतर्गत विंडो ड्रेसिंग आता है। किस कंसेप्ट के अंतर्गत विंडो ड्रेसिंग आता है, तो उसमें क्वेश्चन आता है अक्सर, कई जो किताबों आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा अक्सर क्या, कंजर्वेशन, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। परंतु मैं कह रहा हूँ वो सही नहीं है। अब फिर से आराम से सर्च करिएगा, देखिएगा, बहुत सारी किताबों का अध्ययन करिएगा। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन में वो नहीं है, बल्कि फुल डिस्क्लोजर के अंतर्गत वो आता है। फुल डिस्क्लोजर मतलब पूर्ण प्रकटीकरण। पूर्ण प्रकटीकरण, पूर्ण प्रकटीकरण में ही ये बात कही गई है कि जो सत्यता हो उसको दिखाइए, जो सत्यता हो उसको दिखाइए। फिलहाल ये पॉइंट यहाँ बताने का कोई उचित नहीं था, मैंने जानकारी के लिए बता दिया है। अगला पॉइंट करते हैं, 7वां नंबर। 7वां पॉइंट है आपका, भावी अनुमानों के लिए अनुपयुक्त, नॉट सुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग, नॉट सुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। नॉट सुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। यदि ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, होनी तो नहीं चाहिए, तो मैं बोल दे रहा हूँ, नॉट सुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग मतलब भावी अनुमानों के लिए अनुपयुक्त। आप ही बताइए, ये कैसे कह सकते हैं? आपके भी दिमाग में आता होगा कि हम अपने अकाउंटिंग के ही बेस पर अपना भावी अनुमान लगाते हैं, तो आप कैसे अनुमान कैसे गलत कर सकते हैं? तो मैं बता रहा हूँ, ये बात तो सही है कि हम अपनी नीतियाँ भविष्य के लिए जो भी बनाते हैं, आज के अकाउंटिंग प्रोसेस को देख करके हम डिसीजन लेते हैं, उसी हिसाब से अपना हम व्यूह रचना करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी तय करते हैं, अपना भावी प्लानिंग करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं आज के देख करके। ये सामान्य सी बात है, आज अपना वर्तमान देख करके ही कोई व्यक्ति अपना भविष्य तय करता है। तो वही काम अकाउंटेंसी में भी होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो फुल्ली सही नहीं है, वो गलत है। गलत कैसे कर सकते हैं? तो मैं उसको एग्जाम्पल रूप में दे रहा हूँ कि कैसे गलत हो जाएगा। सपोज करिए कि यदि पिछले साल मेरा 10% का नुकसान हुआ था, उसके पिछले मेरा 15 का हुआ था, उसके पिछले मेरा 20% का हुआ था, उस हिसाब से देखा जाए तो 20, 15, 10, तो यानी इस साल 5% का अनुमान हो सकता है कि साल 5%, भाई कुछ वेश में तो ही निकल रहा है कि इस साल भी मेरा 5% का लॉस होगा। परंतु क्या यह 100% सही है? मैं कहता हूं यह 100% सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्यों नहीं सही है? क्योंकि हो सकता है गत 3 वर्षों में, हो सकता है गत 3 वर्षों में परिस्थितियां कुछ ऐसी रही हों, उतार चढ़ाव रहा हो, कुछ व्यापारिक दशाएं खराब रही हों, बाढ़ भूकंप इत्यादि का प्रभाव रहा हो, कोरोना रहा हो, या कुछ इस टाइप का चीज रहा हो, जिससे क्रमशः मेरा आता रहा। हो सकता है इस साल बेहतर स्थिति रही हो, मार्केट में कंपटीटर कम आए हों और हम बेहतर परफॉर्मेंस कर ले हों, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ गया हो, तो कोई जो नहीं हम घाटा में जाएंगे, हम फायदा में जा सकते हैं। परंतु मेरा जो डिसीजन निकल करके आएगा वो तो यही आएगा कि हम 5% क्लास में इस साल जाने वाले हैं, क्योंकि गत 4 वर्षों से मैं 55% अपना लेस कर रहा हूँ। बात समझ गई होगी। तो यही बात है कि नॉट सुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग में भावी अनुमानों के लिए ये बेहतर नहीं होगा। यद्यपि हम यही करते हैं, हम क्या सभी लोग करते हैं, सभी लोग अपना वर्तमान देख कर ही भविष्य तय करते हैं। परंतु ये 100% सही नहीं है कि वर्तमान के ही बेस पर आपका भविष्य हो सकता है आपका भविष्य से बेहतर भी हो, या हो सकता है इससे भविष्य आप इससे खराब ही भविष्य हो सकता है आपका भविष्य से खराब भी हो, परंतु आप उसको कहीं इंक्लूड नहीं करते हैं, कहीं मेंशन नहीं करते हैं अपने अकाउंटिंग में, अपनी योजनाओं में। वो मैं कह रहा हूँ कि अपनी योजनाएं बनाते समय कोई जरूरी नहीं है कि हम अपने करंट अकाउंटिंग को ही शामिल करें, बल्कि इसके अलावा अन्य बातों पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने प्लानिंग को बेहतर ढंग से कर सकें। और इसके बाद एक पॉइंट आपका है, सिद्धांतों के सार्वभौमिक पालन का भाव, लॉ ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, लॉ ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। 8वां नंबर है लॉ ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल्स। हमने बताया लॉ ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल,
ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि सार्वभौमिकता का अभाव, इसको कहा जाएगा कि सिद्धांतों के सार्वभौमिक पालन का अभाव। हाँ, सिद्धांतों के सार्वभौमिक पालन का अभाव, ये कैसे कर सकते हैं? अरे भाई क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मैं बता रहा हूँ। आपके इंडिया में ही 4 तरह के लेखा प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं। भारतीय बहीखाता प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, इकारा लेखा प्रणाली और आपको याद नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, रूपल प्रणाली। तो ये 4 प्रणालियाँ जो आपके केवल भारत में अपनाई जाती हैं, अन्य देशों में अलग अलग प्रणालियाँ अपने हिसाब से तय की जाती हैं। 4 को तो मान्यता मिला हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ, कैसे कह सकते हैं कि सार्वभौमिक है? सार्वभौमिक का मतलब ये होता है कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ जो सबके लिए सत्य हो। हम कहते हैं कि इस समय रात है तो रात है, कोई दिन थोड़ी बना सकता है। सूर्य एक होता है तो सूर्य एक ही होता है, चाँद एक होता है, चाँद एक ही होता है, दिन होता है उसके बाद रात होती है। ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन हम बहुत बेहतर है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी है। या आप बहुत बेहतर है, वो यूनिवर्सल नहीं है। आप बहुत खराब है, वो सही नहीं है। हम भी बहुत खराब है, सही नहीं है। मेरा मतलब यह है कि ये कुछ चीज़ें तो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। इसी प्रकार से इसका जो भी सिद्धांत है, जो भी इसके एप्लीकेशंस हैं, उसमें सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। सार्वभौमिकता का मतलब है कि सब लोग उसको नहीं अपनाते। कुछ लोग अपनाते हैं, कुछ लोग नहीं अपनाते हैं। ठीक, तो इसे दूर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ज़बरदस्ती थोड़ी किसी से कहेंगे कि आप इसको अपनाइए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं समझता हूँ 15-20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया होगा। अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, अब पूरा भी हो गया है जो हम बताना चाहते थे। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटेंसी पूरा हो गया है। 8 पॉइंट हमने आपको बताया आज है। ये मेनली होता है, इसको आप पढ़िएगा, मेरी बात को, मेरी वीडियो को बार बार देखिएगा तो कुछ समझ में भी आएगा क्लियर। बेस ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, ऑप्शंस ऑफ कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड concepts based on historical cost, based on personal decision, options of क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन, सफर फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग, नॉट क्या है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ फोरकास्टिंग, नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, लेक ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। मेरा मतलब ये 7-8 पॉइंट जो हमने आपको बताया है, ये सभी आप एक बार फिर से देखिएगा वीडियो, कंफर्म है, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ईयर में कोई जरूर नहीं है कि पेपर में आ जाए चाहे नहीं आ जाए, लेकिन आगे के लिए सही रहेगा। इसके अलावा वीडियो पे कमेंट करिएगा, अच्छा होगा तो, बुरा होगा तो बेहतर होगा। मैं चाहूँगा कि वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये सब तो करते ही रहिए। थैंक यू।